Gravitation exercise 2, question number 4. In a certain region of space, the gravitational field is given by minus k upon r, where r is the distance and k is a constant. If the gravitational potential at r is equal to r naught, b v naught, then what is the expression for the gravitational potential? ठीक है, कहीं पे r इक्वल टू 0 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात चल रही है, और किसी डिस्टेंस r पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो माइनस के अपॉन आर है। अब माइनस के अपॉन आर का मतलब शायद यही हुआ कि वो जैसे r वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, ये r वेक्टर की डायरेक्शन है, यहाँ r इज इक्वल टू r है, ठीक है, ये 0 है और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो गई r, तो r वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी, r वेक्टर की डायरेक्शन अगर इस तरफ होगी, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके ऑपोजिट होगा, इसलिए उन्होंने माइनस आर लिखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के अपॉन आर लिखा है, पर डायरेक्शन मैंने ऑपोजिट ले ही लिया आर के, तो अब मैं सीधा इसको क्या लिखूंगा, के अपॉन, अब के अपॉन आर लिख रहा हूं। माइनस के अपॉन आर क्या डिनोट कर रहा होगा, शायद नहीं, क्या डिनोट कर रहा है, माइनस के अपॉन आर डिनोट कर रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के ऑपोजिट है। अब मैंने आर किधर है, टुवर्ड्स राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ले लिया, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो अपोजिट आ गया, तो अब माइनस नहीं लगाएंगे। जो मैंने लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड, जो मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, उन्होंने जो लिखा था वो माइनस के अपॉन आर है, यानी उसमें डायरेक्शन भी बताने की कोशिश किया था उन्होंने कि डायरेक्शन जो है ग्रेविटेशनल फील्ड का वो ऑपोजिट है, किसके ऑपोजिट है, आर के, ठीक है। तो आ जाएगा, यहाँ आर है, अब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर ले लेते हैं, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट डी आर ले लिया, तो हमें पता है अच्छे से फॉर्मूला डी वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्या एंगल है ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में एंगल है 180 डिग्री, देखो ऑपोजिट है, डी आर वेक्टर इज ऑपोजिट टू ई वेक्टर, ई वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो डीवी क्या लिखेंगे, डीवी लिखेंगे माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डी आर का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री, तो डीवी क्या आया, डीवी आया ई डी आर कॉस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है यार। अब ये डीवी आ गया, तो ई कितने, के अपॉन आर रख दिया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर देते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे डी आर अपॉन आर, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, लगा दिया, डीवी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वी, डी अपॉन आर का क्या आएगा, एल एन आर, और सी का इंटीग्रेशन, सी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सी का इंटीग्रेशन आ जाएगा, मतलब सी तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आ गया, ये बात समझ पा रहे हो। तो मैंने इस तरह से लिया dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, मैंने अज्यूम किया कि वो जो माइनस के अपॉन आर लिख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वरना मैग्नीट्यूड में माइनस का तो कोई मतलब है नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ के पॉजिटिव है, तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड वो माइनस के अपॉन आर लिख रहे हैं तो मैंने उसको ये अज्यूम किया कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये आर इक्वल टू 0, ये आर है, इससे हम थोड़े डिस्टेंस डी आर पे गए, फिर डीवी के लिए फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या आ गया,
के एल एन आर प्लस सी। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? आ रही बात समझ में? अब अगर यहां से देखें तो एट आर इज इक्वल टू आर नॉट, वी कितना दिया उन्होंने, वी नॉट। तो वी नॉट है कब, जब हम आर की जगह पे आर नॉट लें, ये आर है, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी आ रहा है वी नॉट माइनस के एल एन आर नॉट, ये सी आ रहा है। पूरा है पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो अब v के लिए निकाल लें, v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा k एल एन आर, ठीक है, प्लस सी, और c कितना है, v नॉट माइनस के एल एन आर नॉट। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन के एल एन आर के कॉमन जाएगा, एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट क्या हो जाएगा, एल एन आर अपॉन आर नॉट प्लस वी नॉट। ये आ रहा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, पर शायद इन्होंने आंसर जो है वो डी दिया है, आर नॉट अपॉन आर, पर मेरा ये आंसर आ रहा है। मैं इसको एक बार और चेक कर लूंगा, अगर कोई इसमें दिक्कत होगी तो बताऊंगा, और नहीं बताऊंगा या मतलब यही सही है, ठीक है। क्योंकि जो मैंने अजम्पशन किया था, जो माइनस लगा था, मैं उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं के को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, और माइनस के अपॉन आर मतलब आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस हिसाब से मैंने इसको प्रोसीड कर लिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि टू मेटालिक बॉल्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, two metallic balls of mass m are suspended by two strings of length l. The distance between upper end says small l. The angle at which the strings will be inclined with vertical due to attraction is. साथ में ये भी दे रहे हैं कि small m is much lesser than capital M, where capital M is the mass of the earth, ठीक है। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में जो कहा है उसको ध्यान से देखें। एक पार्टिकल यहां से सस्पेंडेड है, एक पार्टिकल यहां से सस्पेंडेड है, एक ए से एक बी से, ठीक है। और ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल। ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल। बात समझ पा रहे हो, स्मॉल एल। अट्रैक्शन हो रहा है, पर उसका जो पार्टिकल का जो मास है स्मॉल है, वो बहुत छोटा है अर्थ के मास के कंपैरिजन में। तो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होगा जी m1m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का यही तो फॉर्मूला होता है। अब m1 m2 बहुत छोटे, आई बात समझ में। अगर एक पार्टिकल का मास m1 है और दूसरे पार्टिकल का मास m2 है, d डिस्टेंस पे है, तो ये फोर्स लगता है। आ रही बात समझ में, हो रहा है पॉइंट क्लियर। जबकि अर्थ के फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी पार्टिकल m पे अर्थ के फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। मान लेते हैं अगर ये डिस्टेंस t है, तो अर्थ के फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, g मास ऑफ अर्थ इनटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बात समझ पा रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो अर्थ का किसी पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, जो अर्थ का किसी पार्टिकल पे फोर्स लगेगा,
उसमें कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम का टर्म आ रहा है और कैपिटल एम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और दो पार्टिकल का आपस का जो फोर्स लगेगा वो m1 इंटू m2 आएगा और पार्टिकल के मासेस बहुत कम है, तो ये दो पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा ना वो अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। नॉर्मली अगर तुम डे टू डे लाइफ में देखो तो ये दोनों मार्कर हैं, इन मार्कर के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इन दोनों मार्कर के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो बहुत कम है, जबकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेट फोर्स लग रहा है वो कितना लगता है mg के बराबर। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है mg के बराबर। आ रही बात समझ में? तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होता है कि उससे इसका एक्सेलरेशन आ जाता है g 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, पर इनका आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम है, उसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं आता है। ये बात समझ पा रहे हो? तो उन्होंने जो स्मॉल एम मच मच लेसर देन कैपिटल एम दिया है उसका पर्पस ये है कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत कम होगा। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बहुत कम होगा। और अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा तो ये इस डायरेक्शन में भी बहुत थोड़ा ही जाएगा, बहुत थोड़ा जाएगा इस डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में कितना गया, सपोज कर लेते हैं ये इस डायरेक्शन में गया x, है ना, और ये अट्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में कितना आया? सेम आएगा x, दोनों बराबर है, सिमेट्री है। अब अगर दोनों x आ रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल l है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो कितनी है? स्मॉल l। पर अब इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? x इधर से यानी 2x कम हो जाएगी। दैट इज अब डिस्टेंस कितना रह जाएगा? l माइनस 2x। कितना रह जाएगा? l माइनस 2x। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अब रह जाएगी l माइनस 2x, पर बहुत कम अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, तो x बहुत स्मॉल होगा। x क्या होगा? बहुत स्मॉल। तो ये डिस्टेंस l माइनस 2x जरूर आ रहा है, पर इसको मैं अप्रोक्सीमेटली कितना मान लूंगा? l। ठीक है, तो अब इस पे देखा जाए तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो लगाएगा। मैं इसका FBD ड्रॉ कर रहा हूं। अट्रैक्शन फोर्स वो वाला पार्टिकल लगाएगा F। कितना होगा ये अट्रैक्शन फोर्स? ये अट्रैक्शन फोर्स होगा G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना है? l, तो G m1 m2 अपॉन l स्क्वायर। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। आ रही बात समझ में? मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, हो रहा है क्लियर? ये लेंथ कितनी है? कैपिटल L, दिस लेंथ इज कैपिटल L। ठीक है, इधर टेंशन लगेगा, इस तरफ टेंशन लगेगा, हो रहा है क्लियर? और mg यानी इसका वेट, इसका मास m है तो वेट लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स। mg किधर आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बात समझ पा रहे हो? mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ जाएगा। और ये इक्विलिब्रियम में, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस। कर देते हैं बैलेंस। तो फोर्सेस बैलेंस हो जाने चाहिए, तो हम फोर्सेस दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो सिर्फ t को रिजॉल्व करने की जरूरत है। ये वर्टिकल लाइन खींच लिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ही, ये एंगल कितना आएगा? थीटा। तो t का इधर कंपोनेंट क्या आया? t cos थीटा, और t का इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? t sin थीटा। पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो t sin थीटा इज इक्वल टू किसके होगा? f के। आगे बात समझ में? और t cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा? mg के। डिवाइड कर दे दोनों को,
तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा एफ अपॉन एम जी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। एफ क्या है, एफ है जी एम एम अपॉन एल स्क्वायर इंटू एम जी। एम से एम कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आई, tan थीटा की वैल्यू आ गई जी एम अपॉन जी एल स्क्वायर। तो वर्टिकल एंगल जो थीटा बन रहा था वो जी एम अपॉन जी एल स्क्वायर आ गया। तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स करके आ जाएगा। तो ये हमने अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 भी पूछा है किसी ने, कह रहे हैं इफ देयर वर अ स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस डू यू थिंक वुड ऑल्टर इन सम रिस्पेक्ट। तो 8 वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किस फोर्स पे फर्क पड़ेगा अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट पे फर्क पड़ा। अब विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स होता है नीटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। इस पे जी का कोई टर्म है ही नहीं, तो विस्कस फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्किमिडीज का जो अपथ्रस्ट लगता है, जो बॉयंसी फोर्स होता है, वो क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो बॉयंसी होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आ गया और g से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो क्लियरली बॉयंसी में जो है फर्क पड़ेगा अगर g की वैल्यू में चेंज आ गया, ग्रेविटेशनल इफेक्ट चेंज होगा तो g की वैल्यू चेंज होगी, और अगर g की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉयंसी पे फर्क पड़ेगा। फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कैसे आता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में। अब ग्रेविटेशनल इफेक्ट में थोड़ा चेंज आएगा तो जी में थोड़ा फर्क पड़ेगा, जी में थोड़ा फर्क पड़ेगा तो बॉयंसी में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब किसी ने क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा है, 10 देखिए। हालांकि मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे, तो ठीक है। 10th, a particle of mass capital M is at a distance a from the surface of thin spherical shell of equal mass and having radius a। एक थिन स्फेरिकल शेल है जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस a। शेल का मास कैपिटल M है और पार्टिकल का जो मास है वो भी कैपिटल M है, ठीक है। इसका रेडियस a और शायद यहां से ये वाली डिस्टेंस भी उन्होंने कितना दिया है a, और इसका रेडियस a। फर्स्ट पार्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ आर जीरो एट द सेंटर ऑफ द शेल, ठीक है। तो जरा सेंटर ऑफ द शेल पे, एट द सेंटर ऑफ द शेल, एट द सेंटर ऑफ शेल जरा ग्रेविटेशनल फील्ड देखें E। तो हम शेल की वजह से फील्ड निकालेंगे सेंटर पे और फिर पार्टिकल की वजह से निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो शेल की वजह से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला, पार्टिकल की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला और दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है ये। तो तुम देखो, अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है सेंटर पे तो शेल की वजह से निकालेंगे, पार्टिकल की वजह से निकालेंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, शेल की वजह से सेंटर पे कितना होगा, किसी यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल का अंदर
किसी यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के अंदर स्फेरिकल शेल की वजह से कितना फील्ड होता है, 0, तो ये 0 आ गया। पार्टिकल का कितना होगा भाई, यहां से पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है, यहां से पार्टिकल की डिस्टेंस 2 है, तो पार्टिकल का कितना आ जाएगा, g पार्टिकल का मास अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो एट द सेंटर ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया g कैपिटल M अपॉन 2a स्क्वायर। आई बात समझ में, हो रहा है पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब एट द सेंटर ऑफ द शेल हमने फील्ड निकाला, अब हम सेंटर ऑफ द शेल पे पोटेंशियल निकालें। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल, आ रही बात समझ में? तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल क्या आएगा, तो पोटेंशियल लिखोगे तो शेल की वजह से लिखोगे और फिर पार्टिकल की वजह से लिखोगे और ऐड करोगे। शेल की वजह से लिखोगे, पार्टिकल की वजह से लिखोगे, फिर ऐड करोगे। तो भाई पोटेंशियल शेल की वजह से, शेल की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो सेंटर हो या ना हो, शेल की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन रेडियस। ये तो फॉर्मूला, शेल की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन ए। तो वही सेंटर पे होगा, वही किसी भी दूसरे पॉइंट पे होगा। पार्टिकल के ऐसे सेंटर पे क्या होगा, तो पार्टिकल के ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी मास और जिस पॉइंट पे लिख रहे हो उसके पार्टिकल से डिस्टेंस, ये आ गया। ये सेंटर पे पोटेंशियल आ गया, डायरेक्टली फॉर्मूला है, कई बार बताया गया होगा, पर पता नहीं तुम किसी वजह से नहीं कर पाते हो। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0 नॉट ओनली इनसाइड द शेल बट एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल ऑल्सो। देखो, इनसाइड द शेल ग्रेविटेशन, इनसाइड द शेल किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पी पे ग्रेविटेशन फील्ड 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पी पॉइंट पे शेल का फील्ड 0 होगा, पी पॉइंट पे शेल का फील्ड 0 होगा। ठीक है, एट एनी पॉइंट पी, अगर हम फील्ड की बात करें, एट एनी पॉइंट पी, अगर हम एट एनी पॉइंट पी फील्ड की बात करें, तो शेल की वजह से प्लस पार्टिकल की वजह से। अब क्लियर है कि शेल की वजह से तो फील्ड कितना होगा, 0, पर पार्टिकल की वजह से जो फील्ड है कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसके कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, तो इसका मतलब फील्ड 0 हो ही नहीं सकता अंदर के किसी भी पॉइंट पे। शेल की वजह से कुछ फील्ड है, शेल की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, 0, जबकि पार्टिकल की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो फील्ड होगा ना। पी पॉइंट पे पार्टिकल कैपिटल एम का कुछ ना कुछ फील्ड आएगा, जी एम अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर से। तो पी पॉइंट पे शेल का फील्ड 0 है, पर पार्टिकल का कुछ फील्ड है, तो एक 0 प्लस समथिंग, 0 तो नहीं आएगा, समथिंग आ जाएगा। आई बात समझ में? फील्ड 0 कब होता, जब शेल का फील्ड और पार्टिकल का फील्ड इक्वल होता और ऑपोजिट हो जाता, तो नेट फील्ड क्या आ जाता, 0। पर शेल के अंदर के किसी भी पॉइंट पे शेल का फील्ड कितना है, 0, और पार्टिकल का फील्ड नॉन जीरो, तो नॉन जीरो प्लस 0 मतलब समथिंग है पार्टिकल का, मान लो प्लस 0, तो समथिंग के बराबर आ जाएगा, तो अंदर है किसी पॉइंट पे फील्ड 0 नहीं होगा। इनसाइड द शेल ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, वो भी गलत है। हमने देख लिया सेंटर पे पोटेंशियल 0 नहीं आ रहा, सॉरी, इनसाइड द शेल ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, गलत। इनसाइड द शेल की बात कर रहा हूं, इनसाइड द शेल ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है ही नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन भी उसी से हो रहा है, इनसाइड द फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, इनसाइड द शेल किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 नहीं होगा। इनसाइड द शेल किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? हमने अभी अभी यही तो डिस्कस किया था कि इनसाइड द शेल किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो 0 नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन आ गया, नाइदर ग्रेविटेशनल फील्ड नॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0 इनसाइड द शेल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, भाई अंदर है किसी भी पॉइंट पे शेल का भी पोटेंशियल होगा, पार्टिकल का भी पोटेंशियल होगा, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे,
शेल का पोटेंशियल होगा, पार्टिकल का भी पोटेंशियल होगा। आई बात समझ में? दोनों का नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव ऐड करोगे तो और नेगेटिव होगा, जीरो तो होगा नहीं। तो शेल के अंदर ये किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तुम जैसे मान लो पी पॉइंट की बात कर लो, मान लेते हैं पी पॉइंट जो है वो इस पार्टिकल से डिस डिस्टेंस पे, और जरा मैं डी ऑप्शन के लिए पोटेंशियल एट द पॉइंट पी लिखता हूं, पोटेंशियल एट पी जो कि शेल के अंदर है, तो क्या आएगा? शेल के अंदर मुझे पोटेंशियल लिखना है, पहले शेल की वजह से लिखूंगा। शेल की वजह से अंदर की किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? माइनस जी मास अपॉन रेडियस। फिर इस पार्टिकल की वजह से लिखूंगा, क्या आएगा? माइनस जी एम अपॉन डी। ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, दोनों नेगेटिव है और नेगेटिव हो जाएंगे, दिस विल नेवर बी जीरो। अंदर का कोई पॉइंट लेंगे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, अंदर का कोई पॉइंट लेंगे, समझाया है अभी, फील्ड भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फील्ड जीरो? क्योंकि अंदर के किसी भी पॉइंट पे शेल की वजह से फील्ड जीरो जाएगा, पर इसकी वजह से फील्ड जीरो नहीं होगा। अंदर के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? शेल की वजह से जीरो, और इस पार्टिकल की वजह से क्या आ जाएगा? जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, जो कि जीरो नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका क्या आ गया? करेक्ट आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंटर्स द एटमॉस्फेरिक रीजन, इट एनकाउंटर्स स्मॉल एयर रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन। ठीक है, देखो अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। आई बात समझ में? सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में जो स्पीड होती है, सर्कुलर ऑर्बिट में जो स्पीड होती है अंडर रूट जी एम अपॉन आर होती है। सर्कुलर ऑर्बिट में स्पीड क्या होता है? अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? आ रही बात समझ में? और आर क्या होता है? ऑर्बिट का रेडियस। आर क्या होता है? ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, अब देखो होगा ये कि जैसे पार्टिकल यहां पे उसकी कुछ वेलोसिटी है, उसकी कुछ वेलोसिटी है u, ये सर्किल में घूमता है कैसे? थोड़ा इसको तुम देखो ढंग से, ये सर्किल में घूमता कैसे? अगर मान लेते हैं कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इस सर्किल में कैसे घूमता है, जरा तुम उस पर ध्यान दो। अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के, mg वाला फोर्स लगा के, उसको मैंने f लिख दिया। ये f फोर्स इस पे कौन लगा रहा है? अर्थ। अब ये मान के चल रहे हैं कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो थोड़ा नीचे आएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से थोड़ा नीचे आएगा, और स्पीड की वजह से थोड़ा इधर चला जाएगा। आई बात समझ में? स्पीड की वजह से थोड़ा इधर चला जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ पा रहे हो? तो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल की वजह से तो अर्थ की तरफ वो गिरा, अपने स्पीड की वजह से वो थोड़ा इधर चला गया, तो यहां आ गया, यहां आ गया यानी सर्किल पे रहा। क्लियर है ये? फिर यही होगा, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वेलोसिटी टेंजेंट टू द पाथ इधर है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो अर्थ की वजह से थोड़ा नीचे गिरा, पर वेलोसिटी की वजह से थोड़ा आगे बढ़ गया, वेलोसिटी टेंजेंट टू द पाथ, तो यहां पहुंच गया, यानी अभी भी कहां पे है? सर्किल में। तो जब सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अर्थ की तरफ खींचता है, अर्थ की तरफ वो गिरता है, लेकिन वेलोसिटी उसको आगे ले जाती है, जिससे अर्थ से उसकी डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रही, वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ये बात क्लियर है? ये आ रही बात समझ में? अब यहां पे जब उस पे एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, उस पे एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, तब देखें क्या होगा। एक फिर से हम डायग्राम ड्रॉ करें, ये सर्कुलर। अब उस पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, स्मॉल रेजिस्टेंस फोर्स Fr। ठीक है, उसकी वेलोसिटी u है,
ठीक है, और अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स उसको थोड़ा नीचे खींचेगा। जैसे यहाँ पे अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा नीचे खींच रहा है, वेलोसिटी उसको आगे ले जा रही है, तो नीचे खींचा, थोड़ा आगे ले गया, वेलोसिटी यहां पहुंचा, और अर्थ से डिस्टेंस अभी भी कितना है, r। पॉइंट क्लियर है? अर्थ थोड़ा अपनी तरफ खींचेगी, वेलोसिटी आगे ले जाएगा, और अर्थ से डिस्टेंस अभी भी कितना रहेगा, r। यानी अर्थ उसको थोड़ा नीचे खींचती है पर वेलोसिटी थोड़ा आगे ले जाता है, जिससे कि अर्थ से उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होती। अब क्या हो रहा है, अगर ये fr नहीं होता तो फिर ऐसे ही होता, अगर ये fr नहीं होता तो फिर ऐसे ही होता, अर्थ उसको थोड़ा अपनी तरफ खींचती, वेलोसिटी उसको आगे ले जाता, वो यहां पहुंच जाता तो सर्कुलर पाथ पे रहता सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, इस वाले सर्किल पे रहता, ये बात समझ पा रहे हो, इस वाले सर्किल पे रहता, और अर्थ से उसकी डिस्टेंस कितनी रहती, r। पॉइंट क्लियर है? हो रहा है क्लियर? अब तुम देखो क्या है, अर्थ ने जितना इधर खींचा, u उसको उतना उधर ले गया, अभी भी सर्कुलर पाथ पे है, डिस्टेंस अभी भी r है, पर अब जब fr है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, u उसको उधर ले जाएगा, पर fr पीछे लग रहा है, तो fr की वजह से अब उतना इधर वो नहीं जा पाए, पीछे अगर एक्सेलरेशन होगा तो अब वो उतना उधर नहीं जा पाएगा, ये बात समझ पा रहे हो? और उतना उधर नहीं जा पाएगा तो सपोज करो यहां तक पहुंचा, अगर वो यहां तक पहुंचा तो क्या होगा, अर्थ से जो उसकी डिस्टेंस है, सर्किल पे घूमता रहता तो r रहती, अब वो इस जगह पे यहां इस कॉर्ड पे आएगा, उसको अगर fr नहीं होता तो यहां से इस पॉइंट से यहां आता और सर्किल पे रहता, fr की वजह से वो थोड़ा सा पीछे रह गया, वो यहां से आया, तो अर्थ से उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, अर्थ से उसकी डिस्टेंस कम हो गई, उसका जो रेडियस है वो कम हो गया, ये बात समझ पा रहे हो? उसका रेडियस अगर कम हो गया तो तुम इस फॉर्मूले को रेफर करो, अगर r की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी स्पीड, इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं, हालांकि पाथ एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है पर इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, उस छोटे से पाथ के लिए, तो उस छोटे से सेगमेंट के लिए तो पाथ क्या होगा, ऑलमोस्ट सर्किल। हो रहा है क्लियर? तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अर्थ से उसकी डिस्टेंस पहले r थी, अब अर्थ से उसकी डिस्टेंस कितनी रह गई, r', यानी हाइट पहले अर्थ से r था, अब हाइट अर्थ के सरफेस से नहीं कह रहा हूं, मतलब पहले अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट थी, ये r है तो हाइट भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, तो पहले अर्थ के सरफेस से यहां तक कितनी हाइट थी, अब अर्थ के सरफेस से हाइट थोड़ी कम हो गई, और अगर हाइट कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, अर्थ के सरफेस से हाइट कम हो रही है ना, अगर वो सर्किल में ना घूम के जैसे पहले यहां था अब यहां आ गया, तो अर्थ से उसकी डिस्टेंस घटी या नहीं घटी, अर्थ से अगर उसकी डिस्टेंस घटी तो अर्थ के सरफेस से हाइट कम हुई या नहीं हुई, अर्थ के सरफेस से हाइट कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हुआ या नहीं हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो बहुत स्मॉल है, और रेजिस्टेंस फोर्स अगर बहुत स्मॉल है, अगर रेजिस्टेंस फोर्स बहुत स्मॉल है तो वो एनर्जी में उतनी कमी नहीं करेगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, मान लो पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई, 100 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी 100 जूल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कुछ जो है एनर्जी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स का नेगेटिव वर्क हो रहा है, तो ऐसा होगा शायद कि रेजिस्टेंस फोर्स क्योंकि बहुत स्मॉल है, मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल कम हुई, तो 2 जूल चला जाएगा रेजिस्टेंस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में, और बाकी 98 जूल से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? बाकी 98 जूल से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये तो हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, अबाउट द अर्थ, जरा देखो, यू इधर है, अर्थ के सेंटर के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला r क्रॉस v, यानी एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ, एंगुलर मोमेंटम किधर है, बाहर की तरफ, क्लियर है? अब जरा टॉर्क देखिए, F तो अर्थ के सेंटर से पास कर रहा है,
एफ अर्थ के सेंटर से पास कर रहा है। अगर एफ अर्थ के सेंटर से पास कर रहा है तो एफ यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ठीक है, जिसको तुम mg बोल सकते हो, वो कहां से पास कर रहा है? अर्थ के सेंटर से, जी सरफेस का नहीं, जी इस पॉइंट का। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का तो टॉर्क कितना आ जाएगा? 0। जो रेजिस्टेंस फोर्स है तो आर वेक्टर और रेजिस्टेंस इधर, थंब किधर गया? अंदर। तो रेजिस्टेंस के फोर्स का टॉर्क किधर है? अंदर। एंगुलर मोमेंटम किधर है? बाहर। इसका मतलब जो टॉर्क है वो एंगुलर मोमेंटम के, रेजिस्टेंस फोर्स का जो टॉर्क है वो एंगुलर मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अगर वो एंगुलर मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एंगुलर मोमेंटम को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये बात समझ आ गई? यानी जैसे जैसे वो मोशन टाइम आगे बढ़ेगा उसका एंगुलर मोमेंटम कम होगा। ठीक है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 12। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 के बाद मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन पूछा है लोगों ने 18th वाला, फिर 19th वाला, 17th भी पूछा है शायद, पर 17th में बाद में डिस्कस करूंगा। अभी 18th वाला देखते हैं। 18th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 18th वाले में कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस r1 एंड r2। क्वेश्चन नंबर 18। The magnitudes of the gravitational field at a distance r1 and r2 from the center of a uniform sphere of radius r and mass capital M are f1 and f2। तो रेशियो पूछ रहे हैं। अगेन अगर ये क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो या कोई भी पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि उसने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। उसने पहली बार ग्रेविटेशनल कब पढ़ा? सेकेंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18। उससे पहले उसने ग्रेविटेशन कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, अगर खाली स्फीयर लिखा हो तो उसका मतलब सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को F1 F2 से डिनोट कर रहे हैं। 2 पॉइंट उन्होंने लिया, एक पॉइंट R1 डिस्टेंस पे लिया है अंदर और एक पॉइंट R2 डिस्टेंस पे अंदर लिया। ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर के पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं F1 लिखूंगा तो लिखूंगा G कैपिटल M, सॉलिड स्फीयर के रेडियस का क्यूब, इसका रेडियस R दिया है उन्होंने, इंटू R। F2 क्या लिखूंगा? F2 लिखूंगा G कैपिटल M अपॉन R क्यूब इंटू R2। क्लियरली हम इसका रेशियो लिख सकते हैं कि क्या आएगा। तो ऑप्शन में वो कह रहे थे R1 भी लेस देन R है, R1 भी लेस देन R है यानी अंदर है, और R2 भी लेस देन R है यानी वो पॉइंट भी अंदर है। तो इस हिसाब से एक ऑप्शन आएगा। फिर एक ऑप्शन में वो कह रहे हैं कि दोनों पॉइंट जो है वो बाहर है, दोनों पॉइंट स्फीयर के बाहर है। तब क्या रेशियो आएगा? अगर दोनों पॉइंट स्फीयर के बाहर है, R1 भी R से बड़ा है, सॉलिड स्फीयर है ये, R1 भी R से बड़ा है और R2 भी R से बड़ा है। अगर R1 R2 दोनों R से बड़े, ठीक है, तब फील्ड का रेशियो क्या आएगा? एक पॉइंट यहां पे P1 एट अ डिस्टेंस R1, यहां पे फील्ड F1। तो कैसे लिखते हैं हम F1? बाहर के पॉइंट पे अर्थ का सारा मास सेंटर पे मान लेते हैं और जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। सिमिलरली एक और पॉइंट है P2, ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर होगा, कितना हो जाएगा अगर बाहर है तो? G कैपिटल M अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, R1 और R2 दोनों जो हैं वो R से बड़े। क्लियरली यहाँ पे हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, आ जाएगा। R1 R2 दोनों बड़े हैं कैपिटल R से, यानी बाहर के पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, जैसे A और C ऑप्शन वो अंदर के पॉइंट के लिए था, उनमें से कोई करेक्ट होना था, या जो भी है B और D दोनों किसके लिए था? B बाहर के लिए था, और बाकी जो भी है इससे तुम्हारा कोई ना कोई ऑप्शन आ रहा होगा। उन्होंने फर्स्ट में दिया R1 R2 बोथ लेस देन R, नहीं अंदर का पॉइंट,
सेकेंड में R1 R2 बोथ ग्रेटर देन R यानी बाहर का पॉइंट, थर्ड में R1 R2 बोथ लेस देन R यानी अंदर का पॉइंट, फोर्थ में R1 R2 बोथ लेस देन R यानी वो भी अंदर का पॉइंट। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना था अंदर जब दोनों पॉइंट हो एंड जब दोनों पॉइंट बाहर। अब इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 वाले देखें। 19th क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ कर्वेचर सेंटर ऑफ थिन हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास m इज इक्वल टू। एक हमारे पास थिन हेमिस्फेरिकल शेल, थिन हेमिस्फेरिकल शेल, हेमिस्फेयर का मास उसके खाली सरफेस पे होगा, खाली सरफेस पे मास है, और इसके सेंटर पे वो पूछ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो क्लियरली तुम देखो, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, मैं एक छोटा सा पार्टिकल ले लूं डीएम मास का, ले लिया छोटा सा पार्टिकल डीएम मास का, इस डीएम मास की वजह से मैं सेंटर पे पोटेंशियल लिखूंगा, सेंटर की डिस्टेंस कितनी है r, तो इस डीएम मास की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल क्या आएगा, dv बराबर माइनस जी डीएम अपॉन कैपिटल R, जहां पे कैपिटल R इस हेमिस्फीयर का क्या है, रेडियस। तो हेमिस्फेरिकल शेल है और हेमिस्फेरिकल शेल की वजह से मुझे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या सेंटर पे पोटेंशियल लिखना है। तो पोटेंशियल लिखना है हेमिस्फीयर की वजह से, तो मैंने क्या किया, उस पर एक छोटा सा एलिमेंट डीएम मान लिया। एक छोटा सा एलिमेंट अगर मैंने डीएम मान लिया तो पहले इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे। पोटेंशियल क्या आएगा, जो एलिमेंट मैंने माना है एक छोटा पार्टिकल मान लिया, तो पार्टिकल के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी मास अपॉन पार्टिकल से उस पॉइंट के डिस्टेंस जहां पे हम पोटेंशियल लिख रहे हैं, माइनस जी डीएम अपॉन आर। ये बात क्लियर है। तो टोटल पोटेंशियल निकालना है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्लियरली जी अपॉन आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ रहा है, इंटीग्रल डी। समझ पा रहे हो, तुम एलिमेंट यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, उन सब की डिस्टेंस यहां से कितनी है, आर। ठीक है, तो मैंने पोटेंशियल क्या लिखा, माइनस जी डीएम अपॉन आर, चाहे एलिमेंट कहीं पे भी लिख लो, डिस्टेंस कितना आएगा, आर। तो ये आ गया dv बराबर माइनस जी डीएम अपॉन आर। फॉर्मूला यही होता है पार्टिकल का, g इनटू मास अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। क्या आ गया, v बराबर माइनस मास डीएम का इंटीग्रेशन मास आ जाएगा, माइनस जीएम अपॉन आर, ये पोटेंशियल आ गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उन्होंने जीएम अपॉन आर लिखा है, एक्चुअली नेगेटिव होगा, उन्होंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया, पर ये आ जाएगा। हो सकता है उन्होंने नेगेटिव साइन इग्नोर किया हो। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द कर्वेचर सेंटर ऑफ थिन हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड मास कैपिटल एम इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर। तो माइनस साइन उन्होंने नहीं दिया ऑप्शन में, इसलिए ये वाला गलत हो गया। ठीक है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो जीएम अपॉन आर सही है, तो पोटेंशियल माइनस जीएम अपॉन आर आ रहा है, जबकि ऑप्शन उन्होंने जीएम अपॉन आर दिया। ठीक है, हो रहा है क्लियर, उनका ऑप्शन गलत क्यों है, उन्होंने बस माइनस साइन नहीं लगाया। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड at a point lying on the axis of a thin uniform circular ring of radius r and mass m is this। ये तो बताया गया होगा तुम्हें डेरिवेशन में, रिंग के एक्सिस पे फील्ड। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर gravitational force between two bodies is applicable only when bodies have spherical symmetrical distribution of mass। वो कह रहे हैं न्यूटन्स लॉ खाली तभी एप्लीकेबल होगा जब बॉडीज में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज एप्लीकेबल व्हेन टू बॉडीज हैव स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मेरे ख्याल से चाहे मास का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सिमेट्रिक हो या ना हो, ग्रेविटेशनल लॉ तो लगता ही है, वो तो यूनिवर्सल। आई बात समझ में, ग्रेविटेशन लॉ क्या है, यूनिवर्सल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा ऑप्शन गलत आ रहा है, सही आ रहा है तुम देख लेना।
ग्रेविटेशन के लॉ हमेशा ही लगेंगे, उसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मास जो है वो स्फेरिकल सिमेट्री का हो। ग्रेविटेशन लॉ ये न्यूटन का लगता ही लगता है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला हो सकता है ना लगता हो, ठीक है, जो हम स्फीयर मान के जिस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, जो स्फीयर है ही नहीं उस पे वो फॉर्मूला कैसे लगेगा। लेकिन ग्रेविटेशन के लॉ तो न्यूटन्स के लगेंगे ही लगेंगे, चाहे बॉडी स्फेरिकल सिमेट्रिक हो या ना, चाहे इन्होंने आंसर दिया हो या ना दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। Gravitational potential at the center of curvature of hemispherical ball of radius r and mass m is v। अभी अभी निकाला है तो यूज कर लेंगे। एक हेमिस्फेरिकल बॉल के जिसका मास m और रेडियस r है, हमने यहाँ पे पोटेंशियल निकाला है। क्या आया था पोटेंशियल? माइनस जी एम अपॉन आर आया था। तो वैसे भी देख सकते हो डायरेक्टली, पिछली बार तो मैंने कुछ इंटीग्रेशन करके समझाया था एलिमेंट लेके, तुम डायरेक्टली देखो। दरअसल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या है? माइनस जी, पार्टिकल का जो फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन डी, जहां पे डी क्या होता है? डिस्टेंस। तो किसी पार्टिकल के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस। होता है नहीं होता? बोलो। अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो भाई इस हेमिस्फीयर का हर पॉइंट सेंटर से कितनी दूर है? आर। यानी हर पॉइंट की, हर पार्टिकल की, इस हेमिस्फीयर के हर पार्टिकल की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? आर। डिस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं। इस हेमिस्फेरिकल बॉल के हर पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? आर। डी बराबर आर। अगर डिस्टेंस सेम है, हर पार्टिकल के डिस्टेंस सेम है, तो फिर हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें पार्टिकल का फॉर्मूला लग जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत कब होती है? जब अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे हो। ये बात क्लियर हो रही है तुम्हें? तो इस हेमिस्फेरिकल बॉल के हर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है? आर। तो अगर सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है तो मैं पोटेंशियल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? पोटेंशियल निकालने के लिए सीधा सीधा पार्टिकल का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, माइनस जी एम अपॉन आर। कर लिया मैंने पार्टिकल का फॉर्मूला। और जब पिछली बार डिराइव किया था तब भी यही आया था, डायरेक्टली पार्टिकल का फॉर्मूला यूज किया कि भाई आप पार्टिकल का फॉर्मूला यूज कर ले। क्लियर है ये? क्यों यूज कर ले? क्योंकि इस हेमिस्फेरिकल बॉल के हर पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? सेम। ठीक है, कितनी है? आर। तो सीधे सीधे v बराबर माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस। क्लियर है ये? तो डायरेक्टली पार्टिकल मान के लिख रहे हैं तो ये पोटेंशियल आ रहा है। पिछली बार इंटीग्रेशन एलिमेंट वगैरह करके किया था तो ये आया था। तो इंटीग्रेशन करके करो या डायरेक्टली पार्टिकल मान के करो, क्या आ रहा है? सेम। डिस्टेंस कितनी लेंगे? आर। सेंटर से किसी भी पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है? आर। हर पार्टिकल की आर है। तो यहां पे मैंने माइनस जी एम अपॉन डी के पार्टिकल का फॉर्मूला लगा दिया। मास टोटल, क्योंकि ये टोटल मास आर डिस्टेंस पे है, और डी की जगह पे क्या ले लिया? आर। तो हेमिस्फेरिकल बॉल जो है, हेमिस्फेरिकल बॉल जो है उसका ये पोटेंशियल आ गया। इसको वो क्या कह रहे हैं? वी कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जरा उसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a thin uniform wire of mass m bent into a semicircle of radius r is also equal to v। अच्छा, अब क्या है? ये रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, मास कितना है? m, और रेडियस कितना है? r, और सेंटर पे पोटेंशियल पूछ रहे हैं, पोटेंशियल एट द सेंटर। भाई इसमें भी वही बात है ना, रिंग का हर एक पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से? r डिस्टेंस पे, और हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए डायरेक्टली तुम पार्टिकल का फॉर्मूला यूज करो। क्या आ जाएगा? माइनस जी एम अपॉन आर। क्या आ गया? माइनस जी एम अपॉन आर, दैट इज वी। वी उन्होंने डिफाइन कर रखा है। वी किसको कह रहे हैं? एम मास के और आर रेडियस के हेमिस्फेरिकल बॉल पे सेंटर को वो क्या कह रहे हैं? वी कह रहे हैं। और वो हमसे कह रहे हैं कि रिंग का उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे निकालो, तो हमने निकाला और वो किसके बराबर आया? v के। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया।
सेकेंड ऑप्शन देखें 20 वाले क्वेश्चन का, इन पार्ट ए द सेम वायर, इस वायर की लेंथ कितनी है? इस वायर की लेंथ है पाई आर। अब इसी वायर से क्वार्टर सर्किल बना रहे हैं बी ऑप्शन में, इसी वायर से क्वार्टर सर्किल बना रहे हैं, पहले सेमी सर्किल बनाया था, क्वार्टर सर्किल बनाया। उसका रेडियस कितना था आर, इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर डैश। तो इसकी लेंथ कितनी है? पाई बाई 2 आर डैश। और इसी वायर से तो बना है, इसी वायर से तो बना है, इस वायर की लेंथ एल बराबर क्या था? पाई आर। तो उसी वायर से बना है तो लेंथ तो वही रहेगा, ठीक है, और रेडियस आर डैश है। तो अब इसकी लेंथ मैं क्या लिख सकता हूं? पाई बाई 2 आर डैश। पर लेंथ है तो इतना ही, रेडियस चेंज किया पर लेंथ तो वही है, तो क्या आया? पाई इंटू आर। यहां से आर डैश किसके बराबर आ गया? 2r के। अब सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? माइनस जी, टोटल मास भी वही है, अपॉन रेडियस। भाई हर एक पार्टिकल इसका सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? आर डैश। तो पार्टिकल का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस जी अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज आर डैश। तो ये आ गया पोटेंशियल एट द सेंटर। और आर डैश किसके बराबर है? आर डैश बराबर है जी एम अपॉन व्हाट इज आर डैश? 2r। तो ये डेफिनेटली v के बराबर नहीं आया, क्योंकि v माइनस जी अपॉन आर है। फोर्थ ऑप्शन है, नहीं थर्ड ऑप्शन है, इन पार्ट ए if the wire mass is non-uniformly distributed along its length and is bent into a semicircle of radius r, gravitational potential at the center is v। ठीक है, इस वाले को भी देख लें, सी वाले ऑप्शन को। वो कह रहे हैं जो हमारे पास रिंग है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, और सेंटर पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, रेडियस कितना है? आर। इसमें भी यार भले ही नॉन यूनिफॉर्म है, पर यूनिफॉर्म है, पार्टिकल के मास अलग अलग होंगे, पर सबकी डिस्टेंस कितनी है? आर। सबकी डिस्टेंस कितनी है? आर। तो इसमें भी पार्टिकल का फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें भी पार्टिकल का फॉर्मूला लग जाएगा। पर चलो मैं नहीं लगाता हूं पार्टिकल का फॉर्मूला, एक एलिमेंट ले लेता हूं डीएम मास का, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? आर। पहले उस एलिमेंट की वजह से लिखेंगे, क्या आएगा? माइनस जी डीएम अपॉन आर, हर एलिमेंट के डिस्टेंस से। अब इंटीग्रेट करोगे v डैश या v डबल डैश बोल दो, क्या आएगा? माइनस जी अपॉन आर लोगे, इंटीग्रल डीएम। अब डीएम चाहे यूनिफॉर्म हो या ना यूनिफॉर्म हो, इंटीग्रल डीएम करोगे तो टोटल मास आएगा या नहीं आएगा? तो v डबल डैश कितना हो गया? माइनस जी एम अपॉन आर। बात क्लियर हो रही है? तो ये आता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, तो नन ऑफ दीज तो सही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखें 21 में क्या लिख रहे हैं। Suppose a smooth tunnel is dug along a straight line joining 2 points on the surface of the earth and a particle is dropped from rest at one end. Assume that the mass of earth is uniformly distributed over its volume. Then the particle will emerge from the other end with velocity this. The particle will come to rest at the center of the tunnel because at this position particle is closest to the earth's center. Potential energy of the particle will be equal to 0 at the center of the tunnel if it is dug along the diameter. Or fourth option, the acceleration of particle will be proportional to its distance from the midpoint of the tunnel. देखें जरा क्वेश्चन नंबर 21। एक टनल बनाया, ठीक है, टनल बनाया है और अर्थ के सरफेस के 2 पॉइंट को ज्वाइन करके टनल बनाया। ये अर्थ का सेंटर है और ये टनल का सेंटर है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें क्या क्या कह रहे हैं वो।
यहां से हमने पार्टिकल को भेजा कितने डिस्टेंस पे r, दूसरे एंड की भी डिस्टेंस कितनी है r, यहां पे इनिशियल स्पीड कितनी है 0, फर्स्ट पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे, और यहां पे जब वो आएगा तो फाइनल स्पीड v पूछ रहे हैं, ठीक है। हमने इसको रिलीज कर दिया, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, मान लो वो यहां पे आया, उसकी टनल के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है x, उसकी टनल के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है x हमने मान लिया। जब वो यहां पे आया तो उसकी टनल के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है x, ठीक है। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर F। अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा कितना, मान लेते हैं ये जो टनल हमने बनाया है ना, ठीक है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से d है, कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से d। तो जिस पॉइंट पे मैं पार्टिकल को कंसीडर कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे मैं पार्टिकल को कंसीडर कर रहा हूं, उसकी c से डिस्टेंस हमें पता हो जाएगी, व्हाट इज c, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए cp is r। तो वहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा मास इनटू अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड या अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास इनटू फील्ड फोर्स होता है। तो इस P पॉइंट पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, g मास ऑफ अर्थ इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अंदर के पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का ये फॉर्मूला होता है, अपॉन अर्थ के रेडियस का क्यूब। तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है g कैपिटल M जहां पे अर्थ का मास है, पार्टिकल का मास स्मॉल है, r³ इनटू r, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। और कौन सा फोर्स लगेगा इस पे, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया है, ये ऊपर जाना चाहेगा इस फोर्स की वजह से, तो ऊपर जाना चाहेगा तो जो टनल के वॉल है, ये टनल के वॉल है, टनल के वॉल को ऊपर प्रेस करेगा तो टनल के वॉल उस पे नीचे की तरफ एक नॉर्मल लगाएंगे, टनल के वॉल ने उस पे नीचे की तरफ क्या लगाया, एक नॉर्मल। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, ठीक, और कोई फोर्स नहीं। अब इन सब के उसमें जरा फर्स्ट ऑप्शन को देखें, वो ए से चला और बी पे आया, ठीक है, और बी पे मुझे स्पीड निकालनी है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका वर्क डन, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0, फिक्स सरफेस के नॉर्मल का वर्क डन 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इनटू v स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, हमने ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पार्टिकल स्टार्टिंग में इनिशियली यहां पे, कहां पे, ए पे, पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की कैसे आएगी, मास इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट कहां पे, अर्थ के सरफेस पे, ए पॉइंट कहां पे, अर्थ के सरफेस पे, और अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, माइनस g कैपिटल M अपॉन रेडियस। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली पार्टिकल कहां पे है, बी पे, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, मास इनटू पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल, वो पॉइंट कहां पे है, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ का सरफेस यानी एक स्फीयर ही तो है अर्थ, उसका पोटेंशियल क्या आएगा, g m अपॉन r, सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला था, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ mv स्क्वायर, तो v कितना आ जाएगा 0, यानी वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी 0। तुम इसको डायरेक्टली देख सकते थे, तुम यहां देखो ए पे अर्थ के सेंटर से जितनी डिस्टेंस है, बी पे भी अर्थ के सेंटर से उतनी ही डिस्टेंस है, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, और अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगी, सेम। ए और बी पे अगर सेम पोटेंशियल एनर्जी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का ना तो लॉस हुआ ना ही गेन हुआ।
अब पोटेंशियल एनर्जी का ना तो लॉस हुआ ना ही गेन हुआ, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया होगा। पोटेंशियल एनर्जी कम होती तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आया तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं आया होगा, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है और चेंज नहीं आया तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो। डायरेक्टली भी देख सकते थे, पर यहाँ पे मैंने तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम से बता दिया। सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट एट द सेंटर ऑफ द टनल बिकॉज एट दिस पोजीशन पार्टिकल इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। नहीं, सेंटर ऑफ द टनल पे वो रेस्ट में नहीं रहेगा। मैं तुम्हें बी ऑप्शन भी पूरा करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है जब वो यहाँ पे जाएगा तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब वो सेंटर ऑफ द टनल पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। मैंने तुम्हें अर्थ के अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना बताया, जब सेंटर ऑफ द टनल पे पहुंचेगा तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस डी हो जाएगी, और वो डिस्टेंस स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितना था, आर, अब डिस्टेंस कितना हो गया, डी। तो स्टार्टिंग में ए पे जब था तो डिस्टेंस कितना था, आर, जब वो सेंटर ऑफ द टनल पे पहुंचा तो डिस्टेंस घट के कितना रह गया, डी। डी कुछ भी हो सकता है पर वो आर से कम होगा, और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तुम देख लो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मास इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल सेंटर से जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। अंदर के पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया गया है, अंदर के पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया गया है, तो भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो जब वो सेंटर पे आएगा तो उसकी स्पीड जीरो नहीं होगी, और सेंटर पे अगर स्पीड जीरो भी हो जाती तो बी ज्यादा कैसे आएगा, ठीक है। पर ये समझ आया कि सेंटर पे स्पीड जीरो क्यों नहीं होगी। सेंटर पे स्पीड इसलिए जीरो नहीं होगी क्योंकि ए पे पोटेंशियल एनर्जी कम है एज कंपेयर टू ओ पे, सॉरी ए से जब वो ओ आ रहा है तो डिस्टेंस सेंटर से कम हो रहा है, डिस्टेंस कम होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, मैंने सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया, वहां से पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। तो ए से ओ आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी यहाँ पे कुछ स्पीड हो जाएगी। तो बी ऑप्शन भी गलत है। पोटेंशियल एनर्जी द पार्टिकल विल बी इक्वल टू जीरो एट द सेंटर ऑफ द टनल इफ इट इज अलोंग द टनल्स डायमीटर, इफ टनल इज अलोंग द डायमीटर। नहीं, तुम देखो, अगर टनल हम अलोंग द डायमीटर लें तो वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो। कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल विल बी इक्वल टू जीरो एट द सेंटर ऑफ द टनल इफ इट इज अलोंग द टनल्स डायमीटर, ठीक है। तो अगर टनल डायमीटर के अलोंग है तो वो कह रहे हैं कि सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर क्या फॉर्मूला होगा, मास इनटू पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पे पोटेंशियल होता है क्या है, सेंटर पे पोटेंशियल होता है -3/2 gm अपॉन r। तो क्लियरली ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द टनल, ठीक है। ये मिड पॉइंट ऑफ द टनल है, पार्टिकल यहाँ है, मिड पॉइंट ऑफ द टनल से उसके डिस्टेंस मैंने क्या माना है, x। क्या माना है, x। अब जरा एक्सेलरेशन निकालें। क्लियरली ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एचसीवी वगैरह में या एचसीवी में ही कर चुके हैं, पर फिर भी तुम देख लो। पार्टिकल का मोशन अलोंग द टनल हो रहा है, क्लियर है ये। तो न्यूटन्स लॉ से अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि आप फोर्सेस को रिजॉल्व करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर। एफ का मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। एफ का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। एफ का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, इस तरफ इधर आएगा एफ साइन थीटा, क्लियर है। और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो डी ऑप्शन देखें जरा, ये सी के लिए बताया था। डी ऑप्शन देखें, एफ साइन थीटा उस पे लगने वाला नेट फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एफ, ये जी एम ई एम अपॉन आर ई क्यूब इनटू आर।
इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम से एम कैंसिल, आर साइन थीटा, आर क्या था सीपी, ये आर है, ये थीटा है तो आर साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के, तुम आसानी से देख सकते हो, उसमें साइन थीटा देख लेना, आर साइन थीटा एक्स क्या आ जाएगा, क्या आया जी एम ई अपॉन आर ई क्यू, आर साइन थीटा इज एक्स इज इक्वल टू ए, क्लियरली यहां से दिख रहा है ये टर्म कांस्टेंट ही तो है, यानी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो मिड पॉइंट से उसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करें। 22 में क्या है, स्मॉल बॉल ऑफ मास m is released at a height capital R above the earth's surface as shown in the figure. If the maximum depth of the ball to which it goes is R by 2 inside the earth through a narrow groove before coming to rest momentarily. The group contains an ideal spring or spring constant K and natural length R. The value of K is, K की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये कि अर्थ में हमने एक नैरो ग्रूव बना दिया, अर्थ का रेडियस R है, उसमें हमने इस तरह से एक नैरो ग्रूव बना दिया, ठीक है, और यहां से एक पार्टिकल को हमने रिलीज किया, पार्टिकल से की यहां से डिस्टेंस जो है वो कितनी है r, क्लियर है। तो इनिशियली जो स्प्रिंग है तुम डायग्राम में देख सकते हो, जो क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है, तो इनिशियली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, अर्थ इस मान लेते हैं पार्टिकल का मास है, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, और जब अट्रैक्ट करेगी तो वो कह रहे हैं कि इट कम्स टू रेस्ट मोमेंटेरली जब वो सेंटर से r/2 के डिस्टेंस पे होता है, जब वो सेंटर से r/2 के डिस्टेंस पे होता है। इनिशियली स्प्रिंग इस तरह से था, ग्रूव के बाहर नहीं था, मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, इनिशियली स्प्रिंग इस तरह से था, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अट्रैक्शन हुआ और यहां पे आके मोमेंटेरली रेस्ट में आया, v इक्वल टू 0 उसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो यहां से कितना अंदर गया वो r/2, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो हमसे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट वो पूछ रहे हैं, ठीक है, हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं पार्टिकल पे, ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा स्प्रिंग का फोर्स, दोनों ही फोर्सेस कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस kF माइनस ki, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, इनिशियल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ui माइनस uf, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनली वो रेस्ट में आ गया, स्पीड 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, और मुझे क्या निकालना है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको उधर ले जाएं, तो फाइनल स्प्रिंग की एनर्जी माइनस इनिशियल स्प्रिंग की एनर्जी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पार्टिकल इनिशियल यहां पे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मुझे अर्थ की वजह से लिखनी है, अर्थ का मास m, और पार्टिकल अगर अर्थ के बाहर है तो चाहे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, चाहे पोटेंशियल निकालना हो, चाहे फील्ड निकालना हो, अर्थ का सारा मास मैं सेंटर पे मान लूंगा और पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या आएगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, और ये डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, ये r है, या तो सेंटर से डिस्टेंस 2r का होल स्क्वायर, माइनस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली पार्टिकल यहां पे जब अंदर की बात चलेगी, किसी स्फीयर के अंदर के पॉइंट की बात चलेगी, तो फिर तुम उस स्फीयर को
पार्टिकल नहीं मान सकते। आ रही बात समझ में? उसके लिए अलग फॉर्मूला है। क्या आता है? मास, पार्टिकल का मास। तुम पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, पार्टिकल का मास कितना है? n इनटू किसकी वजह से लिख रहे हो? अर्थ की वजह से। तो अर्थ की वजह से लिख रहे हो, तो जहां पे पार्टिकल फाइनली आया है उस जगह का तुम्हें पोटेंशियल लिखना पड़ेगा ड्यू टू अर्थ। वो जगह कहां पे? अर्थ के अंदर। अर्थ मतलब सॉलिड स्फीयर के अंदर। सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जी मास ऑफ द स्फीयर दैट इज अर्थ अपॉन रेडियस का क्यूब। रेडियस का क्यूब क्लियर है ये? सॉलिड स्फीयर के रेडियस का क्यूब इनटू, यहां पे 2 और होता है, सॉरी 2r क्यूब इनटू रेडियस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? रेडियस का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जिस पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, सेंटर से उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंटर से उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बात समझ पा रहे हो? ये बात क्लियर हो रही है? ये होगा 3, यहां पे और आता है 3r स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला है माइनस gm 2 रेडियस का क्यूब। सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला 3 इंटू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, माइनस अब सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस d बराबर कितनी आ जाएगी? r/2, यहां पे रख देंगे d स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग फाइनली कॉम्प्रेस्ड है, नेचुरल लेंथ उसकी r थी, तो कितना कॉम्प्रेशन हो गया? r/2। तो स्प्रिंग की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? हाफ के r स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग इनिशियली अपने फुल लेंथ में, नेचुरल लेंथ में, तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। d की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू कितनी है? r/2, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो तुम देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं तुम्हें रिवाइज करवा देता हूं कि अगर तुम किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर हो, किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर हो, ठीक है, और सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे पोटेंशियल लिखना है और इसका रेडियस सपोज करो a है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है माइनस gm अपॉन 2a क्यूब इंटू 3a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अगर कोई m मास का पार्टिकल रखा है, सॉलिड स्फीयर का तो मास m है, यहां पे अगर कोई m मास का पार्टिकल रखा है और मुझे उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे इस m मास के पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है इस अर्थ की वजह से, मतलब इस सॉलिड स्फीयर की वजह से, तो मैं क्या करूंगा? मास ऑफ द पार्टिकल इनटू पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर एट दैट पॉइंट जहां पे पार्टिकल रखा हुआ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। उसी को मैंने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए यूज किया। इनिशियल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो तो आसान था। कैसे? पार्टिकल बाहर है तो पार्टिकल है ही, पूरे अर्थ को एक पार्टिकल की तरह कहां पे मान लो? सेंटर पे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 22। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 देखते हैं, पर 23 देखने से पहले एक काम करते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है? एट द सेंटर, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू -3/2 इंटू जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है, और सरफेस पे पोटेंशियल होता है gm अपॉन r। अगर मैं इसका रेडियस r लेके चलता हूं तो सरफेस पे पोटेंशियल होता है gm अपॉन r। ठीक है, अब इस सॉलिड स्फीयर को तुम दो हेमिस्फीयर मान लो, इस सॉलिड स्फीयर को तुम दो हेमिस्फीयर मान सकते हैं। क्लियर है ये? एक हेमिस्फीयर 1, एक हेमिस्फीयर 2। तो हेमिस्फीयर 1 और हेमिस्फीयर 2 मिलके क्या बनाते हैं? हेमिस्फीयर 1 और हेमिस्फीयर 2 मिलके क्या बना रही है? स्फीयर।
और सेंटर पे पोटेंशियल क्या आ रहा है, gm/r। क्लियर है? मैं एक काम करता हूं, इस स्फीयर का मास 2m ले लेता हूं, इस सॉलिड स्फीयर का मास क्या ले लेता हूं, 2m। तो यहां पे मुझे 2m लिखना पड़ेगा। तो एक मैंने सॉलिड स्फीयर लिया जिसका मास 2m है और उसके सेंटर पे मैंने पोटेंशियल लिखा, क्या लिखा, -3/2। फॉर्मूला होता है सेंटर पे -3/2 g इंटू मास ऑफ द स्फीयर अपॉन r। मैंने सॉलिड स्फीयर का मास m ना लेके क्या लिया हुआ है, 2m, तो g इंटू 2m/r। क्लियर है? अब तुम देखो, अब मैं बात कर रहा हूं ऊपर वाले हेमिस्फीयर की या फिर नीचे वाले हेमिस्फीयर की। ये बात क्लियर है कि सेंटर पे पूरे स्फीयर का पोटेंशियल तो ये है, पर अगर मैं ऊपर वाले हेमिस्फीयर की बात करूं तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर का अगर पोटेंशियल सेंटर पे v' है तो नीचे वाले हेमिस्फीयर का भी सेंटर पे पोटेंशियल v' होना चाहिए। अगर ऊपर वाले हेमिस्फीयर की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल v' है तो नीचे वाले हेमिस्फीयर की वजह से भी सेंटर पे पोटेंशियल v' होना चाहिए। क्लियर है ये? और ये v क्या है, टोटल स्फीयर की वजह से पोटेंशियल, ये v क्या है, टोटल स्फीयर की वजह से पोटेंशियल, और v' क्या है, अपर हेमिस्फीयर की वजह से पोटेंशियल सेंटर पे। फिर एक और v' क्या है, नीचे वाले लोअर हेमिस्फीयर की वजह से पोटेंशियल सेंटर पे। आ रही बात समझ में? और दोनों सेम होंगे, अपर हेमिस्फीयर का सेंटर पे पोटेंशियल और लोअर हेमिस्फीयर का सेंटर पोटेंशियल सेम है, दोनों हेमिस्फीयर, दोनों के सेंटर की बात चल रही है। तो अपर हेमिस्फीयर का पोटेंशियल और लोअर हेमिस्फीयर का पोटेंशियल ही तो मिला के टोटल पोटेंशियल आएगा, यानी v' प्लस v' v होगा या नहीं होगा। अपर और लोअर हेमिस्फीयर मिला के सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं, तो अपर हेमिस्फीयर का पोटेंशियल सेंटर पे और लोअर हेमिस्फीयर का पोटेंशियल सेंटर पे दोनों मिला लेंगे तो पूरे स्फीयर का सेंटर पे पोटेंशियल आ जाएगा। क्या आया, -3/2 g 2m/r। क्लियर है? अच्छा, अपर हेमिस्फीयर का मास कितना होगा, m, लोअर हेमिस्फीयर का मास कितना होगा, m। क्या है, 2v' इज इक्वल टू -3/2 g इंटू 2m/r। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल, क्या आया v', v' आया हमारा -3/2 g m/r। ये बात समझ पा रहे हो? व्हाट इज v', हेमिस्फीयर, चाहे अपर हो चाहे लोअर, हेमिस्फीयर की वजह से उसके सेंटर पे पोटेंशियल। व्हाट इज v', हेमिस्फीयर की वजह से उसके सेंटर पे पोटेंशियल। क्या आया v', -3/2 g, व्हाट इज m, मास ऑफ द हेमिस्फीयर इनटू मास अपॉन r। व्हाट इज r, रेडियस। या तो तुम देखो, चाहे हेमिस्फीयर का सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हो, ये हेमिस्फीयर का पोटेंशियल है सेंटर पे, और चाहे पूरे स्फीयर के सेंटर, पूरे स्फीयर का सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हो, दोनों फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है ना। बस फर्क किस बात का पड़ेगा, हेमिस्फीयर का मास और सॉलिड स्फीयर का मास अलग अलग हो। सॉलिड स्फीयर का मास हेमिस्फीयर के मास का जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये पहले मैंने हेमिस्फीयर के बेस पे, हेमिस्फीयर के बेस पे है ना, हेमिस्फीयर के बेस पे, बेस के सेंटर पे या हेमिस्फीयर के सेंटर पे ही अगर लूजली बोलना चाहो तो ठीक है, यहां पे हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल लिया। व्हाट इज वीसी, ये हेमिस्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला है। मान लेते हैं हेमिस्फीयर का मास m है और रेडियस कितना है r, तो हेमिस्फीयर का उसके सेंटर पे, इस पे बेस के सेंटर पे बोलो चाहो तो पोटेंशियल कितना आया, 3/2 g इंटू मास, मास इसका m लिया है, रेडियस। तो ये हेमिस्फीयर का उसके बेस के सेंटर पे या सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 23 में वो क्या क्या है। 23 में कह रहे हैं कि a particle of mass small m is transferred from the center of the base of a uniform solid sphere of mass m and radius r, mass m, radius r to infinity।
यहां से कहां ले जा रहे हैं उसको, स्मॉल मास m को यहां से उठा के कहां पे ले जा रहे हैं, इंफिनिटी पे. द वर्क परफॉर्म्ड इन द प्रोसेस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on the particle by the hemisphere. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकाल लेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स. क्या होता है वर्क डन? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का ये फॉर्मूला है. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसकी लिखनी है? पार्टिकल की. किसकी वजह से? हेमिस्फीयर की वजह से. और हेमिस्फीयर का पोटेंशियल कितना है सेंटर पे? Vc. तो m into Vc. जिसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है उसका मास, जिसकी वजह से लिखना है उसका पोटेंशियल. ठीक है. हालांकि ये पोटेंशियल एनर्जी अकेले पार्टिकल की नहीं होती, वो पार्टिकल स्फीयर सिस्टम की कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है. पर कंफ्यूजन से बचने के लिए हम सीधा सीधा बोल देते हैं भाई हम पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, तो पार्टिकल का मास और जिसकी वजह से लिख रहे हैं उसकी वजह से उस पॉइंट का पोटेंशियल जहां पे पार्टिकल है. तो इनिशियली पार्टिकल सेंटर पे है, तो पार्टिकल का मास इनटू सेंटर पे पोटेंशियल. हुआ पॉइंट क्लियर? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मास. फाइनल कहां पे ले गए? इंफिनिटी पे. इंफिनिटी का पोटेंशियल किसी भी सिस्टम का क्या हो जाएगा? जीरो. किसी भी फाइनाइट सिस्टम का इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो. तो ये वर्क डन आ गया. m into Vc. and what is Vc? Vc is minus 3/2 gm upon r. तो ये वर्क डन आ गया माइनस 3/2 gm upon r. कैपिटल M स्मॉल m upon r. तो ये था क्वेश्चन नंबर 26. ठीक है. 23. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26. 26 में क्या कह रहे हैं? सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट. एट सम पॉइंट इट इज गिवन एन इंपल्स along its direction of motion, causing its velocity to increase n times. It now goes into an elliptical orbit. The maximum possible value of n for this to occur. देखो अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है, अर्थ के काफी क्लोज है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है. कैसे ऑर्बिट में घूम रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में, अर्थ के बहुत क्लोज, यानी अर्थ के सरफेस पे ही मान लेंगे उसको. तो उसकी वेलोसिटी कितनी है अभी? ऑर्बिटल वेलोसिटी √g(m/r). क्लियर है? अब उसको इम्पल्स से इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देते हैं. अब इम्पल्स से इसी डायरेक्शन में अगर तुम वेलोसिटी दे दोगे और उसको इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमना है अगर, भाई इस क्वेश्चन में बस तुम्हें ये ध्यान रखना था कि भाई अगर ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी दे दें कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमे. तो सपोज करो हमने उसको वेलोसिटी n टाइम्स कर दिया, nv. आई बात समझ में? तो ऑब्वियसली अगर इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमना है यानी अर्थ के साथ बाउंडेड रहना है, अर्थ के साथ क्या रहना है? बाउंडेड. आई बात समझ में? तभी तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा. पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमना है तो अर्थ के साथ क्या रहना पड़ेगा? इसको बाउंडेड. आई बात समझ में? यानी अगर इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमना है तो इसको एस्केप नहीं करना चाहिए. बात खत्म. यानी nv0 should be less than escape velocity. nv0 should be less than escape velocity. n की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पूछ रहे हैं तो v0 यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी gm/r. स्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस पे 2gm/r. आई बात समझ में? √gm/r gm/r कैंसिल हो जाएगा, n इज लेस देन 2. तो n की मैक्स वैल्यू चाहो तो क्या लो, कितनी आएगी? √2. हालांकि एग्जैक्टली √2 पे तो शायद स्केप कर जाएगा. ठीक है, तो तुम कह सकते हो √2 से जस्ट छोटा. अब √2 से जस्ट छोटा हम मैक्स √2 बोल सकते हैं. ठीक है, तो आइडिया बस यहाँ पे था कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी देनी है तो बढ़ाते जाओ वेलोसिटी.
लेकिन अगर तुमने वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी से ज्यादा कर दिया तो स्केप कर जाएगा। आई बात समझ में? फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं रहेगा, तो उसके जो हम वेलोसिटी देंगे n टाइम्स हमने बढ़ाया, उस वेलोसिटी को हमने स्केप वेलोसिटी से कम रखना। ठीक है, एक बार जब स्केप कर जाता है ना तो पाथ या तो पैराबोला आता है या हाइपरबोला आता है। ये भी मैं बाद के किसी ना किसी लेक्चर में तुम्हें पढ़ाऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं? फॉर द डबल स्टार सिस्टम द टू स्टार्स हैविंग मास m1 एंड m2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। दोनों के बीच के डिस्टेंस r है, यानी r अगर तुम डायग्राम में देखो तो m1 और m2 के बीच के डिस्टेंस r है, तो r किसके बराबर हो जाएगा? r1 प्लस r2 के। r किसके बराबर हो जाएगा? r1 प्लस r2 के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट? कौन कौन से इनमें इनकरेक्ट है? डायग्राम बना लो इस तरह से, m2 यहां पे, m1 यहां पे, क्लियर है ये? उसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, और दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं। कह रहे हैं द होल सिस्टम कैन बी स्टडीड बाय रिप्लेसिंग इट बाय अ सिंगल मास डिस्क मूविंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास। गलत है। अगर मुझे होल सिस्टम को एक सिंगल पार्टिकल से रिप्लेस करना है तो मैं क्या करूंगा? ओरिजिन लूंगा, क्लियर है ये? और उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूस मास। और वो आता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये डबल स्टार सिस्टम में मैंने तुम्हें बताया। तो इस पूरे सिस्टम को तुम इतने मास से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, इस सिस्टम को तुम इतने मास से रिप्लेस कर सकते हो, पर अबाउट सेंटर ऑफ मास घूमता हुआ नहीं मान सकते। अबाउट सेंटर ऑफ मास घूमता हुआ नहीं मान सकते। इसको हम जिस पॉइंट के अबाउट घूमता हुआ मानते हैं, उससे जो डिस्टेंस होती है वो r होती है, दैट इज r1 प्लस r2। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? जिस पॉइंट के अबाउट घूमता हुआ मानते हैं, उससे जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? r1 प्लस r2। कितनी डिस्टेंस होती है? r1 प्लस r2। तो तुम इसको एक सिंगल पार्टिकल मान सकते हो इतने मास का, पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता हुआ नहीं मान सकते। तुम उसको जिस पॉइंट के अबाउट घूमता हुआ मानते हो, उससे उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? r1 प्लस r2। हो रहा है क्लियर? तुम उसको m2 के अबाउट घूमता हुआ शायद मान सकते हो, तुम उसको m1 के अबाउट भी घूमता हुआ शायद मान सकते हो, पर सेंटर ऑफ मास से तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? r1। इसकी डिस्टेंस कितनी है? r2। तो हम इस पूरे सिस्टम को इतना मास मान सकते हैं, पर घूमता हुआ सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं मानेंगे। एक ऐसे पॉइंट के अबाउट मानेंगे, एक ऐसे फिक्स पॉइंट के अबाउट मानेंगे जिससे उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? एक ऐसे फिक्स पॉइंट के अबाउट मानेंगे जिससे उसकी डिस्टेंस r1 प्लस r2। जबकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मानते और मान लो यहां पे मास को रख लेते, क्लियर है ये? तो डिस्टेंस कितनी आती भाई? डिस्टेंस आती r1। जबकि जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट घूमता हुआ मान रहे हैं, उससे डिस्टेंस कितनी आ रही है? r1 प्लस r2। तो ये स्टेटमेंट गलत है। The angular velocity of m2 is less than that of m1। बिल्कुल गलत है, बताया था। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम होगी, तभी वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे। डबल स्टार सिस्टम जो है उसको रिवाइज करो। फोर्स एक्टिंग ऑन m1 is gm1 m2 upon r1 square and that on m2 is gm1 m2 upon r2 square। ये भी गलत है भाई। m1 पे फोर्स निकालना है, m1 पे फोर्स कौन लगाएगा? m2 लगाएगा। कितना लगाएगा? gm1 m2 अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस। क्या है इनके बीच में डिस्टेंस? r का स्क्वायर, वेयर r is r1 plus r2। m2 पे फोर्स कौन लगाएगा? m1 लगाएगा। कितना लगाएगा? g प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है? r2 थोड़ी ना उनके बीच का डिस्टेंस, r2 तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है m2। ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस यानी r स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी सी और डी सारे गलत हैं। ए बी सी और डी सारे गलत हैं। तो हो सकता है डी में वो m2 साइड वाला गलती से लिख गया हो, वो अलग बात है। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन तुम्हें सेलेक्ट करना है करना, ये इसका डिस्कशन था।